Hello guys, कैसे हैं सब लोग? I am Nitish Verma in front of yours. I am teaching the since last 10 years and I have taught already the more than 500 students. And we have discussed about the chapter first basic terms of the accountancy of the class 11. तो हम लोग करंट एसेट का पार्ट कर रहे थे, तो आज हम उसमें से करंट एसेट का कुछ पार्ट स्टार्ट करते हैं. ओके, चलो हम लोग आगे हमसे देखते हैं. तो हम लोग मेन करंट स्टार्ट पर हमने कई सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे, तो वो हम लोग अभी देख. जैसे कि हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम आज करंट एसेट में इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे. देखो मैं दो टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमने करंट एसेट में जो देखा था वो हमने कितने पार्ट देखे थे करंट एसेट में? 6 पार्ट, है ना. वो कौन से थे वो हम देख. तो देखो बेटा, करंट एसेट में ये 6 पार्ट हुआ करते हैं, जैसे कि हम देख ही रहे हैं, है ना. आप स्क्रीन पे देखेंगे तो हमारे ये करंट एसेट के 6 पार्ट हैं. दिस पार्ट, तो जो 6 पार्ट हैं हमारे, तो इसमें से हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं. एक बार हम लोग देखें जरा. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है. उसके बाद हम लोगों ने करंट इन्वेस्टमेंट पढ़ लिया है. अब हमें जो स्टार्ट करना है वो इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है. तो हम लोग सबसे पहले वैसे इन्वेंट्री मैंने डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर मैं आपको एक बार इन्वेंट्री बता देता हूँ कि इन्वेंट्री क्या होता है. तो हम लोग एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं. विच वन चैप्टर इज दिस टॉपिक इज इन्वेंट्री. ओके, लेट्स गो. देखो बेटा, इन्वेंट्री या गुड्स कौन सा होता है, उसमें हम लोगों ने 3 चीजें देखी थी. फिर से हम लोग दोबारा से चेक कर लेते हैं कि गुड्स एंड इन्वेंट्री का मतलब क्या है. देखो, इन्वेंट्री का मतलब वही है कि जो हम क्या कर रहे हैं, जिस चीज का हम भी है ऑर्डिनरी सेल ऑफ द बिजनेस, ऑर्डिनरी सेल या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, हम लोग अपने बिजनेस का ट्रांजेक्शन में उसको हम टू अर्न द प्रॉफिट एंड सेल के लिए हम करते हैं, ठीक है. तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, इन विच वी हैड सेल इन्वेंट्री, वी हैव सेल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस. ओके, जैसे हम लोगों ने पहले देखा था, मैंने एग्जाम्पल में कई बार लिया था कि जो हमारी नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी है, लाइक द मोमोज सेल करना. हमने देखा था, हमने मोमोज बनाना स्टार्ट किया था पहले. मैंने जब वो एग्जांपल लिए थे कुछ सारे, जिसमें हम लोग ने सेल भी देखा था. तो जो हमारी मेन एक्टिविटी है, जिस चीज में हम ट्रेड करते हैं, जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुड्स एंड इन्वेंट्री बोलते हैं. जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, एक बार ध्यान रखना, हम उसको नॉर्मल एक्टिविटी में लेते हैं, हम बार बार उस चीज को यूज करते हैं टू प्रोडक्शन, तो पहले तो ऑर्डिनरी सेल ऑफ द बिजनेस. अब दूसरा क्या है, अगर वही गुड जो हम सेल कर रहे हैं उसको बनाने में कोई भी आइटम यूज होता है, तो हम बेटा उसको भी हम क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री या गुड्स बोलते हैं. जिसमें से ये ध्यान रखना, जैसे कि हम लोग मोमोज बना रहे हैं, तो मोमोज बनाने के लिए जो भी इनके रॉ मटेरियल लगेंगे, जो भी हमें उसको बनाने में यूज होगा, वो सारे आइटम्स क्या कहलाएंगे? उसमें गुड्स एंड इन्वेंट्री कहलाएंगे, जो डायरेक्ट रिलेशन विद द मोमोज होंगे. डायरेक्ट रिलेशन मतलब कि उनके बगैर वो मोमोज बन ही नहीं सकते, चाहे वो क्या हो. जैसे कि हम लोग उसमें पत्ता गोभी लेते हैं, आई थिंक मैंने नहीं देखा कभी बनते हुए. जैसे कि हम लोग कोई और भी बिजनेस ले लो, जैसे हम चिप्स का भी ले सकते हैं. चिप्स में जैसे पोटैटोज हैं, इट इज द वेरी एसेंशियल आइटम टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोटैटोज. तो उनके लिए जो पोटैटोज है वो उनके लिए रॉ मटेरियल है, यानी कि हम कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें जो मेन आइटम है, भले हम वो बेचते नहीं है, जैसे हम पोटैटो ही बेच रहे हैं, हम लोग पोटैटो सेल नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो यूज होने वाले गुड्स वो हमेशा क्या कहलाएंगे? फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द सच सेल. कभी कभी कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं बेटा जो बेचे नहीं जाते हैं, लेकिन उनका यूज फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन के लिए होता है. उनका हम यूज उनके बगैर हम नहीं कर सकते. जैसे कि आप सिंपल ये लेज में देख लो, लेज में बनाने के लिए कई सारे छोटे छोटे इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है, या फिर कोई डॉक्टर है, उसके जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी उनके लिए गुड्स एंड इन्वेंट्री होती है. देखो, वो गुड्स एंड इन्वेंट्री 2 तरीके के हो सकते हैं देखा जाए तो. एक तो फॉर द पर्पज ऑफ सेल और एक नॉट पर्पज ऑफ द सेल. नॉट पर्पज ऑफ द सेल में क्या होगा? वो कंजम्पशन में हो जाए. कंजम्पशन उनका यूज करना है, उनको यूज करके हम लोग आगे फर्दर प्रोडक्शन में या सेल में उसका हम यूज करेंगे, ठीक है. लेकिन ये नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस एंड कंसर्न होनी चाहिए. ओके,
अब हम लोग जो करंट एसेट में इन्वेंट्री का पार्ट पढ़ रहे हैं, तो इन्वेंट्री में 3 चीजें आती है। देखो इन्वेंट्री में एक तो पहले रॉ मटेरियल, जैसे मैंने बोला कि चिप्स का अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो चिप्स बनाने के लिए या लेस बनाने के लिए हमें मेन पोटैटो चाहिए, तो पोटैटो इज द रॉ मटेरियल, ओके, फॉर द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन एंड सच ऑफ द सेल। ऐसे ही वर्क इन प्रोग्रेस भी एक हमारा क्या है, करंट एसेट का पार्ट है। करंट एसेट में भी इन्वेंट्री का पार्ट है, जिसमें हम लोग अनपैक्ड लेस पैकेट को हम उसमें कवर कर लेंगे। यानी कि जो अभी गुड्स कंप्लीट नहीं बने हुए हैं, मतलब बन के रेडी फॉर सेल नहीं है, लेकिन वो है तो फॉर द पर्पज ऑफ सेल, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप ऑफ इन्वेंट्री में भी उसको हम कवर करते हैं। अब होता है फिनिश गुड। फिनिश गुड मतलब जो हमारे रेडी टू सेल है, हमारे चिप्स के पैकेट रेडी टू सेल है, हम लोग उसको हम बनाने के लिए हमने यूज कर लिया है, तो वो क्या होगा, हमारा हेल्ड फॉर यूज एंड रेंडरिंग द सेल ऑफ सर्विस। ठीक है। अब बेटा देखो मैंने क्या बताया था, जो ट्रेडेड गुड्स होते हैं उनकी हर नेचर एंड कैटेगरी के हिसाब से, उनका नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से और टाइमिंग के हिसाब से उनका नाम चेंज हो जाता है। जो हमने पहले भी देखा था कि एट द टाइम ऑफ परचेज वही गुड्स, उसको हम लोग परचेज का नाम देते हैं, और वही गुड्स एट द टाइम ऑफ द सेल ये हमेशा क्या हो जाता है, सेल बन जाता है। और सेल क्या होती है हमारी बेटा, नॉर्मल इनकम होती है, जो हम लोगों ने अभी देखा था बिजनेस में कि जो हमारी ट्रेडिंग इनकम क्या है, वो हमारी नॉर्मल सेल है। अगर हमने जो परचेज किया था आइटम और वो उसमें कोई भी डिफेक्टिव रीजन होता है, हमने 2 तरीके से देखे थे, एक तो डिफेक्टिव रीजन और एक ऑर्डर ऑफ द टाइम, उसके हिसाब से अगर हम लोग वो चीज या गुड्स को हम रिटर्न करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न बोलते हैं। ऐसे ही होता है कस्टमर रिटर्न, जो हमने सेल किया उसमें से अगर कोई भी कस्टमर रिटर्न कर देता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, सेल रिटर्न बोलते हैं। अब जो हम लोग करंट एसेट का पार्ट हम जो बोल रहे हैं, करंट एसेट में पार्ट में सिर्फ हम एक ही चीज को इंक्लूड करते हैं, जो पहले हमने इन्वेंट्री पढ़ा, इन्वेंट्री क्या होता है, लेकिन हम जहाँ करंट एसेट का पार्ट पढ़ रहे हैं, मैंने बताया था ना कि हम लोगों ने एसेट को 2 पार्ट में किया था, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। तो करंट एसेट में जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं उसमें इन्वेंट्री जो यूज होगा वो हमेशा सिर्फ यही होगा, ओनली द क्लोजिंग स्टॉक। उसी क्लोजिंग इन्वेंट्री को ही हम लोग क्या मानते हैं, करंट एसेट मानते हैं। इन जो हमारे पास 5 आइटम है, दिस वन एंड दिस वन, ये कभी भी करंट एसेट नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है हमें। तो इन्वेंट्री में जो एसेट का पार्ट बनते हैं वो सिर्फ ओनली एंड ओनली क्लोजिंग स्टॉक होता है, इसके अलावा कोई भी नहीं होता। ओके, अब ये हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं, तो मैं एक बार थोड़ा सा और आगे ब्रीफ कर देता हूं क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। देखो बेटा क्लोजिंग स्टॉक क्या है, स्टॉक इन हैंड विच आर लीइंग अनसोल्ड एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, यानी कि एंड में हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है जो बिका नहीं है, जो सेल नहीं हुआ है, उसको ही हमेशा क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। और वही हमेशा इन्वेंट्री में करंट एसेट का पार्ट बनते हैं। इन्वेंट्री के अंदर 3 चीजें होती हैं, क्या क्या, इन्वेंट्री का नाम जब आप हम लोग परचेज करते हैं तो हम उसको परचेज बोल देते हैं, व्हेन वी गॉट द गुड्स, जब हम उसी गुड्स को सेल करते हैं तो हम उसको सेल नाम दे देते हैं। ठीक है ना, तो हमारे वैसे इन्वेंट्री के 6 नेम है, लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक है वही हमारा एसेट है, इसके अलावा नहीं है, ध्यान रखना। तो क्लोजिंग स्टॉक इट मे बी रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड। इट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इनटू द नेट रियलाइजेबल एंड कॉस्ट विच एवर इज लेस। अब मार्केट आपने गुड्स मान लो 100 रुपीज का परचेज किया था, लेकिन मार्केट में वो सिर्फ अभी 10 रुपए का बिक रहा है, वो 10 का ही बिक रहा है, उसके अलावा वो उसकी प्राइस ही नहीं बढ़ रही, तो उसकी हम जो वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं वो हम लोग 10 रुपए का रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, वो हम आगे भी देखेंगे। और एक नेक्स्ट नेम हो जाता है ओपनिंग स्टॉक, ये करंट एसेट नहीं होती है, ये ध्यान रखना, ओपनिंग स्टॉक इज नॉट अ पार्ट ऑफ द करंट एसेट। ठीक है, हमेशा क्लोजिंग स्टॉक ही करंट एसेट का पार्ट बनता है। ओके, एक थोड़ा सा एक एग्जांपल और लेते हैं छोटा सा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, आपको याद हो तो कि हमने 10 टेलीविजन बाय किए, जिसमें से हमने 4 सेल की, तो वी रिमेन द बैलेंस इज 6, बट ड्यू टू द डिफेक्ट वी रिटर्न द 2 गुड्स। ओके, ये दैट इज द परचेज रिटर्न, व्हेन वी रिटर्न द गुड्स दैट इज द परचेज रिटर्न। तो बैलेंस वी हैव गॉट इज द 4, क्योंकि हमारे पास 10 में से 4 बेच दिए थे तो हमारे पास 6 बचे थे। अब 6 में से भी 2 आइटम बेकार निकले तो हमने उसमें से 2 रिटर्न करवा दिए, तो हमारे पास कितने बचे, 4। अब जो हमने सेल किए थे 4 दिस वन, तो इसमें से हमारे पास एक कस्टमर हमें 1 रिटर्न कर दिया, तो दैट इज नोन एज सेल रिटर्न। अब जो सेल रिटर्न के पास आ गया तो हमारे पास कितना बैलेंस हो गया, 5, यानी कि 4 + 1 दैट इज द 5। ठीक है, अब जो एंड में जो स्टॉक बचेगा, ये जो 5 हमारे पास जो स्टॉक बचेगा वही हमेशा क्या होगा, करंट एसेट का पार्ट बनेगा। ठीक है, जो इन्वेंट्री में आज हम 2 चीज पढ़ने वाले थे, कौन कौन से, इन्वेंट्री एंड सेकंड वन इज ट्रेड एंड रिसीवेबल। तो उसका सब पहला पार्ट जो 5 आइटम की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या बनेगी,
करंट एसेट का पार्ट बनेगी। ठीक है, फिर ये इट बिकम्स द ओपनिंग बैलेंस फॉर द नेक्स्ट ईयर, ये हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो ये क्या था हमारा इन्वेंट्री का पार्ट था। तो इन्वेंट्री वी हैव द फिनिश्ड। इन्वेंट्री में समझना, इन्वेंट्री के 6 नाम होते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री में 6 नाम होते हैं। जब हम उसको परचेज करते हैं तो दैट इज नोन एज परचेज। व्हेन वी सेल दैट इज गुड सेल। व्हेन वी रिटर्न द गुड्स फ्रॉम द कस्टमर दैट इज द सेल रिटर्न। एंड व्हेन वी रिटर्न टू द सेलर दैट इज द परचेज रिटर्न। एट द एंड ऑफ द ईयर, अकाउंटिंग ईयर, दैट इज द अनसोल्ड स्टॉक, दैट इज नोन एज द करंट इन्वेंट्री। ओके, वो हमारी इन्वेंट्री कहलाती है और वही हमारी क्या होती है, करंट एसेट होती है। इनसे पहले वाली करंट एसेट नहीं है, ये याद रखना है। ओके, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने हम लोगों ने क्या किया है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वी हैव फिनिश्ड ऑलरेडी। करंट इन्वेस्ट भी हम लोग फिनिश कर चुके हैं, हम लोग इन्वेंट्री भी फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, तो वी हैव डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अ ट्रेड रिसीवेबल। ओके, चलो तो स्टार्ट करें। ठीक, अब बेटा देखो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या है। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है पर्सन बेसिस पर, यानी कि हमने जो करंट एसेट को जो डिवाइड कर रहे हैं वो हम पर्सन के बेसिस पर, कोई थिंग्स या कोई भी आइटम नहीं है जो करंट एसेट बनने जा रही है। वो हमारी एसेट कोई भी ऐसा फिजिकल आइटम नहीं है। ये कौन है, एक पर्सन है, यानी कि कोई भी एक आदमी है सामने जो खड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या मान रहे हैं, डेटर्स मान रहे हैं। ठीक है, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल मान रहे हैं। अब ट्रेड रिसीवेबल में बेटा 2 चीजें होती हैं, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। एक होता है हमारा डेटर्स और सेकंड होता है हमारा बिल्स रिसीवेबल। तो हम 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो ट्रेड रिसीवेबल ऑलवेज द समेशन ऑफ द डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। यानी ट्रेड रिसीवेबल में बेटा 2 वर्ड इंक्लूडेड हैं, डेटर्स एंड बीआर, यानी कि हमारे ट्रेड रिसीवेबल इन दोनों का ही टोटल होगा। जैसे ये 100 है, अब मान के चलो, और ये है हमारा 50। ठीक है, ये हमारा 50 है, तो टोटल हमारे जो ट्रेड रिसीवेबल होंगे वो हमारे कितने हो जाएंगे बेटा, 150। ठीक है, ओके, तो ये हमारे 150 हो जाए। ओके, समझ में आया। अब एक एक से हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है डेटर्स। बेटा डेटर्स का मतलब क्या है, पहले समझना, अच्छे से कोशिश करना, क्योंकि एक जैसी चीजें हमारी कई बार आ सकती है। डेटर्स का मतलब होता है बेटा कि वी आर गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू अ पर्सन, यानी किसी भी पर्सन को हम लोग अपनी जो नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं वो हम किसी बंदे को उधार हम लोग सेल करते हैं, हम उसको सर्विस देते हैं। तो जो बंदे ने सर्विस ली है वो हमेशा डेटर होगा। यानी कि सिंपल सा फंडा ये समझ लो, मैं एक सेलर हूँ, मैंने जिसको माल उधार बेचा, ठीक है, मान लो मेरी वही शॉप है, किसकी, मोमोज वाली। आप मेरे पास आए और आपने मेरे से वो मोमोज खरीद लिए 10 रुपए के, लेकिन आपकी जेब में पैसा नहीं है, तो मैंने कहा चलो कल दे जाना, कोई बात नहीं। तो जिस बंदे ने वो क्या खरीदे हैं, मोमोज खरीदे हैं, तो वो क्या बन गया, हमारा डेटर्स बन गया। यानी कि जो बंदे हमेशा उधार पर माल खरीदते हैं, तो सेलर के लिए वो बंदा हमेशा क्या बन जाएगा, डेटर्स बन जाएगा। यानी कि वी हैव सोल्ड गुड्स टू द पर्सन ऑन क्रेडिट बेसिस, तो दोज पर्सन हु गॉट द गुड्स ऑन क्रेडिट, दिस इज नोन एज द डेटर्स। ठीक है, लेकिन किसके लिए होगा, हमेशा वो सेलर के लिए होगा। अब वो हमारा डेटर तो बन गया, तो डेटर बनने से होगा क्या, तो देखो डेटर बनने से हमारे पास 2 चीजें हैं कि हमारे पास राइट आ गया। राइट आ गया मतलब कि हमारे पास अधिकार आ गया कि हम उससे अपने पैसे ले। जब भी हम पैसे ऐसे व्यक्ति से, किसी भी व्यक्ति से हम पैसे लेते हैं, तो हमारे पास उसका राइट आ जाता है। अब अगर वो गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड होता है तो वो हमारा डेटर्स बन जाता है। अगर वो डेटर्स, अगर हमने उससे पैसे वापस लेने और वो रिलेशन टू द क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज है, तो वो हमारा डेटर बन जाता है। अगर वो गुड्स एंड सर्विस से नहीं है तो वो हमारा क्या बन जाता था, याद है, उधर लोन एंड एडवांस बन जाता था। ठीक है, अगर हमें, यानी कि हमारा राइट है उससे कि एक तो अमाउंट लेना है उससे, या फिर अमाउंट नहीं लिया है तो हम उससे अपनी गुड्स वापस ले सकते हैं। अब जैसे जिसका नेचर बिजनेस होता है उसके हिसाब से वो गुड्स वापस ले। अब यहाँ तो हमारे मोमोज उसने खाली होंगे, तो वो कैसे करेगा वापस, तो हम उससे पैसे वापस लेंगे। यानी कि कुल मिलाकर यह है कि हमारे पास उसके अगेंस्ट राइट आ जाता है कि हम उससे अपने पैसे लें या फिर हम उससे अपनी चीज वापस लें। ठीक है, जैसे मान लो मेरा कूलर या एसी फ्रिज बेचने का बिजनेस है, मैंने उसको एक एसी दे दिया और उसने मेरे पैसे नहीं दिए, तो मेरा राइट है कि वो मेरे पैसे दे। अगर पैसे नहीं देता तो मैं उसका क्या करूंगा, वो एसी वापस ले आऊंगा। दैट इज द ट्रेड, दैट इज द डेटर्स। ठीक है, डेटर्स मतलब जिस बंदे ने
उधार माल खरीदा है आपसे, तो जिसने भी खरीदा है उसका आप नाम लिखोगे अपनी डायरी में, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेटर्स। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक एग्जांपल समझ लेते हैं। देखो ये मैडम है, ठीक है, मैडम ने इनसे क्या किया, आइटम परचेज किया। अब ये आइटम परचेज करने के बाद इन्होंने पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं दिए तो ये क्या भाग रही है, तो ये बेचारा इनके पीछे पैसे लेने को भाग रहे हैं। यानी कि कोई भी बंदा, यानी ये मिस्टर ए जब भी इनको गुड्स सोल्ड करेंगी ऑन क्रेडिट, तो ये हमेशा इनके लिए क्या बन जाएंगे, डेटर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए लिखा है ए सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। तो ए कौन बन गया बेटा, सॉरी बी कौन बन गया, इनके लिए डेटर्स बन गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा अच्छा कोशिश करेंगे। देखो ए ने गुड्स बेचे बेटा बी के लिए, और बी अगेन सोल्ड गुड्स टू सी। अब बताओ बेटा गुड्स किसने बाय किए, बी ने। तो हमेशा ध्यान रखना, सप्लायर देखना, सेलर देखना, ए कौन है बेटा, यहाँ सेलर है, तो ए के लिए डेटर कौन बन गया बेटा, बी। अब बी ने किसको उधार माल बेचा बेटा, सी को, तो बी के लिए डेटर कौन बन गया, सी। ठीक है, यानी कि बी इज डेटर फॉर ए एंड सी इज डेटर फॉर बी। समझ में आ गया, दैट इज द डेटर। अब जिसने माल खरीदा उसका एक और नई टर्मिनोलॉजी है, जिसने वो खरीदा है उसके लिए सामने वाला कौन होगा, हमेशा क्रेडिटर होगा। ठीक है, क्रेडिटर हम लोग और समझेंगे अच्छे से, लेकिन पहले यहाँ एक कंसेप्ट माइंड में बना लो। जिसने माल बेचा सामने वाले के लिए, तो जिसने माल खरीदा है तो बेचने वाले के लिए वो कौन बन गया बेटा, डेटर्स। और जिसने माल खरीदा उसके लिए जिसने माल दिया था यानी कि सेलर, वो उसके लिए हमेशा बन गया क्रेडिटर। क्रेडिटर अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर समझने की कोशिश करो। ठीक है, अब आता है बिल्स रिसीवेबल। देखो सेम स्टोरी वही है, लेकिन आगे की स्टोरी एक स्टेप और हमारी बढ़ गई है। इसमें क्या हो रहा था, देखो आप चेक करो, पिछले एग्जांपल में ये था, ये सेलर ने इन मैडम को बेटा गुड्स सेल कर दिए थे क्रेडिट, तो ये कौन बन गई थी, डेटर बन गई थी। अब इनके पास पैसा नहीं है, तो इन्होंने क्या किया कि एक सिंपल से एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिस पर वो लोग लिख के दे देते हैं कि हम 3 महीने बाद आपको पैसा दे देंगे। ठीक है, तो जो इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा उसको हम लोग बीआर बोलते हैं। अभी सिर्फ इतना ही समझ लो कि एक सिंपल है, एक पोस्ट डेटेड चेक दे दिया, आप तो ये मान के चलो कि एक चेक बना के दे दिया कि सर ये चेक आप 3 महीने बाद लगा देना और वो पैसे आप ले लेना। बस अभी ये समझो, तो जो चेक का है, चेक भी क्या होता है, हमेशा बीआर होता है। ठीक है, तो उस चेक को नाम दिया गया बीआर। तो बीआर इज द पार्ट ऑफ द ट्रेड रिसीवर। तो हमेशा ये ध्यान रखना, ये इनको क्या करेंगे, बना के देंगे। जिस डेटर ही देगा, ये हमेशा ध्यान रखना, डेटर ही देगा, क्योंकि उसी ने तो माल खरीदे, तो उसी को उसको तो पैसे देने थे, तो पैसे नहीं थे, तो पैसे के बदले उसने क्या दे दिया, उसको एक बीआर इंस्ट्रूमेंट दे दिया। इसका एक पूरा फुल चैप्टर है, तो हम लोग उस चैप्टर में पढ़ेंगे 11th में, तो हम लोग उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा बीआर का कंसेप्ट। ठीक है, तो हम लोगों ने आज क्या क्या कंसेप्ट कंप्लीट किया है, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड सेकंड हमने स्टार्ट एंड इन्वेंट्री। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेंगे वो अदर शॉर्ट टर्म एंड एडवांसेस लेंगे एंड अदर करंट एसेट्स लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो मिलते हैं फिर हम लोग अब नेक्स्ट। ठीक है, हम लेक्चर में फिर लोग हम आगे मिलते हैं। जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर भी प्रेस करें, जिससे आपके पास आगे के जो भी लेक्चर आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, तो ओके, बाय बाय। ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं फिर। ठीक है।